हेलो मेरे प्यारे 8 क्लास के बच्चों। ये वीडियो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तीसरा भाग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। इन सभी नोट्स को आप कॉपी पर उतारते रहिए बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आगे आपको काम आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बेसिक प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है। तो वेरियस टास्क, जो जो कार्य आप करते हो परफॉर्म बाय ए फार्मर, और एग्रीकल्चर करेगा कौन, तो फार्मर, टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, एक अच्छे क्रॉप को उगाने के लिए जो प्रैक्टिसेस जो होता है, जो परफॉर्म किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कोई भी काम जिससे अच्छा क्रॉप हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं, उस काम को बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। उन बेसिक प्रैक्टिसेस में कुछ भाग मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें पहला भाग है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। तो पहला चीज जो ढूंढना होता है, सबसे पहले किसान को यही देखना चाहिए कि आपका लोकेशन क्या है, यानी आप किस जगह पे हो, और दूसरा नेचर ऑफ द सॉइल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि देखिए, द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन। लोकेशन कैसा होना चाहिए, जहां खुला मैदान हो। अब खुला मैदान से फायदा क्या होगा, तो सबसे पहले कि सनलाइट सही मात्रा में आएगी, वहां पर सनलाइट आना बहुत जरूरी है बिकॉज फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। दूसरा, अगर वो ओपन है तो वो एयरेशन बहुत ज्यादा होगा वहां पर, मतलब एयर बहुत ज्यादा आएगा, सही मात्रा में आएगा। तो फोटोसाइंथेसिस को पूरा करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत बहुत अच्छी मात्रा में है, वो तभी आ पाएगा जब आपका क्रॉप फील्ड जो है वो क्या हो, ओपन हो, खुला हुआ हो। दूसरा, द फील्ड शुड बी फेंस्ड। फेंस्ड का मतलब घिरा हुआ, घेरा लगाया हुआ। और ऐसा इसलिए बिकॉज बहुत ज्यादा जानवर ऐसे होते हैं, हम लोगों की तरफ लीलगाय एक नाम सुना होगा आपने। तो वो क्या करता है कि किसी भी फसल का जो मेन पार्ट होता है, जो उसको उगाता है, जो बढ़ता है, उसी पार्ट को वो खा लेता है, वही उसका पसंदीदा फूड आइटम है। तो इसलिए वो एक बार खा लिया, उसके बाद वो पेड़ कभी बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए फेंस्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है फील्ड को। हाँ, ये अलग बात है कि आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत ज्यादा किसान मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन जो हो जाते हैं उनको फेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड थर्ड इज द सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के पास हर एक तरह का न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। अब कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर मैंने बताया है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी बहुत सारे। तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉप बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो अलग अलग सॉइल के पास अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखा गया कि आपका खुद का लोकेशन भी कैसा है। अगर आपका लोकेशन पहाड़ी क्षेत्रों में है तो वहां पर आप चाय उगा सकते हैं अच्छे तरीके से, तंबाकू उगा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो कुछ चीजें हैं जो आप पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगा सकते हैं क्योंकि उससे जुड़ा हुआ न्यूट्रिएंट्स वहां पर मिल जाता है। और कुछ चीजें यहाँ पर प्लेन जगहों पर, हम लोग जहाँ पे आते हैं वो प्लेन रीजन है ना, पूरा समतल जमीन है। तो यहाँ पे अलग अलग, और इन प्लेन रीजन में भी ब्लैक सॉइल होता है, लोमी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है। तो हर एक तरह के मिट्टी में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ जो कम जाते हैं उसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। पहला ये चूज करना और नेचर ऑफ सॉइल को पता करना, और अगर वो सॉइल सही नहीं है तो उसको सही बनाना। आगे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि प्लोइंग क्या होता है। प्लोइंग में प्लाव का इस्तेमाल होता है और मिट्टी को लूज किया जाता है। तो क्यों जरूरी है मिट्टी को लूज करना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। लूज करने का पहला फायदा, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो नोट भी कर लीजिएगा। लूज करने का एक फायदा कि जो रूट होंगे किसी भी पेड़ का, वो अच्छे तरीके से ग्रिप बनाएंगे मिट्टी के साथ, नहीं तो नहीं बना पाएंगे अगर वो लूज नहीं होगा तो। दूसरा, उनको सनलाइट सही मात्रा में मिलेगा उन रूट्स पर, उन सीड्स पर जो आप लगाओगे वहां पर, बिकॉज फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस मिट्टी के अंदर ही होगा ना, बिकॉज बीज तो आप जमीन के नीचे लगाए हो। अगर वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। द सेकेंड वन। एंड द थर्ड वन इज कि आपको एयर भी सही मात्रा में पहुंचना चाहिए। तो अगर लूज रहेगा तो एयर सही मात्रा में वहां पर पहुंचेगा।
नंबर 4 कि अगर एयर पहुंचेगा, सनलाइट पहुंचेगा अच्छी मात्रा में, तो वहां पर एक माइक्रो लेवल का एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। जैसे उसमें से महत्वपूर्ण एक हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल में नहीं, इसमें आपने अर्थवॉर्म का नाम सुना होगा, ठीक है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी को और लूज करता है और उसको अच्छा बनाता है। तो अर्थवॉर्म हो गया। और भी बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो मिट्टी को सुटेबल बनाते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि प्लोइंग करने से एक फायदा ये हुआ कि आपको ग्रिप बना रूट का, एयर मिला, सनलाइट मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां पर यूजफुल बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आने लगे। उसके बाद है लेवलिंग। ये क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है? लेवलिंग आपने देखा हुआ होगा, हम लोग गांव में चौकी देना बोलते हैं उसे। तो लेवलिंग करना मतलब उसको बराबर करना। तो बराबर करने से फायदा, फर्स्ट सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि सॉइल इरोजन विंड के द्वारा भी होता है। तो हवाएं जब वहां से बहेंगी और अगर वो लूज रहेगा ज्यादा, तो वहां से मिट्टी मतलब बह के चली जाएंगी अलग जगह पे, और ऊपर वाली ही मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये देखना कि वो ना हो, इसके लिए आपको लेवलिंग करना बहुत जरूरी है। और दूसरा इसका है फैक्ट कि लेवलिंग करने से जो पानी आप अगर इरिगेशन करोगे तो पानी सभी जगह पर सेम तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहीं ज्यादा और कहीं नहीं कम होगा, और कहीं ज्यादा और कहीं कम होने से क्या होता है कि जो बीज आप डालते हो वो भी कहीं कहीं सड़ जाता है। तो लेवलिंग करने के ये कुछ फायदे थे। इसके बाद है मैन्यूरिंग। तो मैन्यूरिंग के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने मैन्यूरिंग स्पेशली बता दिया। मैन्यूर्स आर रिच इन मैन्यूरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्यूर देना मिट्टी को। तो मैन्यूर क्यों देना, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस, और ये हम उनको आर्टिफिशियली देते हैं। नेचुरली उनके पास होता है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है किसी भी कारणवश, तो स्पेशली उनको हम लोग इन न्यूट्रिएंट्स को देते हैं ताकि फसल हमारा अच्छा हो। सम कॉमनली यूज्ड मैन्यूर्स आर, मैन्यूर के बारे में है, फर्टिलाइजर के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो मैन्यूर जो होता है, मैन्यूर का इस्तेमाल ज्यादातर करना चाहिए, बिकॉज रीजन ये है कि इससे जो भोजन तैयार होता है उसमें केमिकल बहुत कम होता है और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला फार्म यार्ड मैन्यूर एनिमल्स डंग से तैयार होता है या लीफ से तैयार होता है। एनिमल डंग आपने देखा होगा, गाय का गोबर या इन सब का इस्तेमाल होता है। पत्तियों को भी अगर आप डाल दोगे, जो करना क्या है, 2 टैंक बनाना है, ठीक है। एक टैंक को आप भरते जाओ और लास्ट में उसमें रेड वर्म्स डाल दो। रेड वर्म्स एक ऐसा जंतु है जो उन एनिमल डंग को या लीव्स को माइक्रो लेवल पे बहुत ही सड़ाता है और सड़ा करके उसको कन्वर्ट कर देता है मैन्यूर के फॉर्म में। दूसरा है ग्रीन मैन्यूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेतों में जब आपने देखा होगा कोई फसल होती है तो उसको जब काटा जाता है तो बहुत सारा वेस्ट भी बच जाता है। उन वेस्ट में जो स्पेशली लेग्यूमिनियस क्रॉप होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, अगर उसको आप वहां पे छोड़ देते हो तो ग्रीन मैन्यूर की तरह काम करेगा, क्योंकि जो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में होती है उनके जड़ों में। तो वो अगर वहां पे रह जाता है तो बहुत फायदा करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनियस क्रॉप्स यानी दलहन, स्पेशली दाल से जुड़ा हुआ जितना भी फसल होता है ना, इनका काम होता है एटमॉस्फेयर में जो मौजूद नाइट्रोजन होते हैं उसको वो मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने लायक नाइट्रोजन में बदल करके, है ना, प्लांट्स को देते हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सको। उसके बाद है कंपोस्ट मैन्यूर, कैटल सेड वेस्ट। सिंपल सा, ये भी कैटल से जुड़ा हुआ जितना भी वेस्ट होता है, और ड्राई लिव्स, है ना, सूखी पत्तियां। तो ये लगभग सेम ही है, फार्म यार्ड या कंपोस्ट मैन्यूर। तो इन दोनों के द्वारा या इन तीनों के द्वारा जो भी आपको मैन्यूर प्राप्त होता है उनमें क्या क्या नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रहेगा, जो आपके प्लांट्स को सहायता करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। सीड्स को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट कैसे कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि लगाया हमने खेत में और तुरंत खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आलू का बीज लेने के लिए बहुत सारे गांवों में, आपको पता होना चाहिए, वो बहुत दूर तक, कानपुर तक जाते हैं। रीजन क्या है, इधर नहीं मिलता है बीज, बिल्कुल मिलता होगा, लेकिन वहां कुछ खास तरीके से बीज तैयार किया जाता है और वहां का जो प्रोडक्शन लेवल उस बीज का होता है, यानी एक बीज से या एक आलू के बीज से बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा तैयार होगा वो उतना अच्छा होगा, वो किसानों के लिए फायदेमंद होगा।
तो उसके लिए वो बाहर जाते हैं, दूर जाने की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो लोकल एरिया में नहीं मिलता है। तो ये पहला काम। दूसरा, ट्रीट द सीड्स विद फंगीसाइड्स, उसमें फंगी ना लग जाए। ऐसा नहीं कि आपने लाया और उसमें फंगी लग गया तो फिर अगर आप उसको लगाइएगा भी तो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा या खराब हो जाएगा। तो आते ही उसको फंगीसाइड से पहले ट्रीट करो, है ना। उसके बाद आप उसको जाकर के खेतों में बो दो। उसके बाद है बाय स्कैटरिंग द सीड्स इनटू फील्ड बाय हैंड। अब सोइंग की बारी आई तो सोइंग करने का दो तरीका, एक हाथ से एक मशीन से। जब हाथ से करोगे तो उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होगा किताब में जब आप पढ़ोगे तो ब्रॉडकास्टिंग कब कहा जाता है? जब हम सीड को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, है ना, बीजों को, तो उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल अब बहुत कम लेवल पे होता है। फर्टिलाइजर वगैरह डालने में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीड को बोने में नहीं करते हैं क्योंकि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि कहीं पर ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, तो इससे उतना अच्छा फसल नहीं होता है। और उसके बाद बाय यूजिंग सीड ड्रिल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पिक्चर के साथ भी बताया था। तो सीड ड्रिल इंपॉर्टेंट ये इसलिए है बिकॉज ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है सीड्स को, और उससे जिसको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वहां पर उनको उतना मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा भाग था। फिर मिलते हैं चौथे भाग में।